नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज देखिए पढ़िए लाइन, साइबर चोर चारों ओर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ताज़ा विश्लेषण कह लीजिए, रिपोर्ट कह लीजिए, डिटेलिंग कह लीजिए, आई4सी की तरफ से, मतलब एक ऐसी एजेंसी जो देश के गृह मंत्रालय की तरफ से साइबर फ्रॉड पर नज़र रखने के लिए बनाई गई है और उसने कुछ आंकड़े पेश किए हैं। तो पहले तो हम आपको बताएंगे कि ये नंबर्स क्या कहते हैं और किस तरीके से, किस रफ्तार के साथ साइबर फ्रॉड हमारी लाइफ में अपनी जगह बना रहा है, हमें परेशान कर रहा है और ये नई तरह की चोरी का शिकार हम हो रहे हैं। ना तो हमें कोई दिखता है, ना समझ में आता है, लेकिन हज़ारों, लाखों और कुछ लोगों को तो करोड़ों की चपत इसमें लगती है। अब नए डिजिटल सिस्टम में अगर हम पेमेंट करते हैं या अपनी पूरी आदान प्रदान की जो व्यवस्था है रुपयों की, उसको चलाते हैं, तो फिर इस तरह के फ्रॉड से भी दो चार होते ही होते। तो आइए पहले बताते हैं रिपोर्ट क्या कहती है, फिर डिटेल में बात करेंगे कि निदान क्या और हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अप्रैल 2021 से लेकर अभी तक, यानी दिसंबर 2023 तक का ये आंकड़ा है और ये बता रहा है कि लोगों को 10,300 करोड़ से ज़्यादा की चपत लग गई है साइबर फ्रॉड के चलते। 10,000 करोड़, ये बड़ा नंबर है। इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो मैंने आई4सी की बात की, इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की ये रिपोर्ट है। एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें ये फिगर्स बताए गए हैं। 9 लाख से ज़्यादा लोग हो चुके हैं अब तक शिकार। और याद रखिए, ये रिपोर्टेड मामले हैं। ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जिनको लोग रिपोर्ट ही नहीं करते। अब तक सिर्फ 10%। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, देखिए 10,000 करोड़ की चपत लगी और अब तक रिकवरी कितनी हुई है? सिर्फ 10%, यानी 1,000 करोड़ के आसपास। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जो लोगों को रिकवरी के बाद पैसे मिलते हैं उसका परसेंटेज तो और भी कम है। उस पर डिटेल में बात करेंगे आगे। 1 लाख लोगों पर 129 शिकायतें दर्ज। तो ये आपको आंकड़ा दिखाई दे रहा है कि कितने लोग जो हैं वो शिकायतें दर्ज करा रहे हैं पर लैक ऑफ पॉपुलेशन। G20, हाँ, ये एक और बड़ी चीज़ इसमें आई। G20 के दौरान 1 मिनट में 16 लाख अटैक। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर साइबर फ्रॉडस्टर चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। जब हमारे देश में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा था, उसकी जो वेबसाइट थी, 1 मिनट में 16 लाख अटैम्प्ट हुए उसके ऊपर, उसमें एंटर करने के लिए। हर रोज़ 5,000 के आसपास कभी शिकायतें दर्ज होती है। 1930 जो एक नंबर है जहां पर आप इस तरह की शिकायतें कर सकते हैं। ऑनलाइन भी जो सरकार को पोर्टल पे आप शिकायत कर सकते हैं। तो तकरीबन 5,000 शिकायतें साइबर फ्रॉड की रोज़ आती है। 50% स्कैम जो है ये करीब कंबोडिया, चीन और म्यांमार, यानी देश की सीमा से बाहर से भी अंजाम दिए जा रहे हैं। अब ये नहीं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, लेकिन वहाँ पर ग्रुप्स बैठे हैं, वहाँ पर फ्रॉडस्टर बैठे हैं जो इन्हें अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली में, अब शहर वाइज भी इसमें आंकड़ा है, दिल्ली में साइबर फ्रॉड के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। अब इसमें टाइप्स भी बताए गए हैं, सेक्सटॉर्शन है या फिर OTP स्कैम है, बिजली का बिल वाला स्कैम है, OLX का स्कैम है, ये वो तमाम तरह के स्कैम्स की यहाँ पर बात की गई है। लेकिन ये वो कुछ चीज़ें जो कि आई4सी की रिपोर्ट में या उनके डिटेलिंग में निकलकर सामने आई है। राइट, चलिए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं PCI सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल के रीजनल डायरेक्टर नितिन भटनागर साहब, साइबर सिक्योरिटी के रिसर्चर राजशेखर राजहरिया साहब और साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल। आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं नितिन साहब। देखिए, अक्सर हम इस पर शो करते रहते हैं। अब ये रिपोर्ट है जो कि सीधे एक सरकार की तरफ से आ रही है। नंबर बहुत बड़ा है, 2 साल का एक दायरा है, लेकिन 10,000 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है जहां लोगों को, और मैं ये मान रहा हूं कि बिल्कुल शायद ये आधा होगा जो रिपोर्ट किया गया। ऐसे करीब 50% केसेस और हो सकते हैं जो किसी ने कभी रिपोर्ट ही नहीं किए या वो सामने ही नहीं आए। और ईयर वाइज भी अगर हम देखें तो 2021 से 2022 तक में 112% का जंप था जो टोटल फ्रॉड्स होते हैं उसमें। तो ये सर लगातार बढ़ रहा है, तमाम अवेयरनेस, तमाम सिक्योरिटी के बावजूद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या फ्रॉडस्टर अभी भी एजेंसी से, सिक्योरिटी पैटर्न से, आप जैसे लोगों से आगे चल रहे हैं? देखिए विपिन जी, ये हम कितने दिन से बात कर रहे हैं, आई थिंक कुछ साल हो चुके हैं। हम लोग साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी के बारे में इतनी बात की है, इतनी अवेयरनेस क्रिएट करी है। तब देखिए जाके हम इस लेवल पे पहुंचे कि हमें कुछ डेटा, रॉ डेटा सामने आ रहा है। अब लोग एटलीस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। हम इसको एक पॉजिटिव वे में अगर देखें, एटलीस्ट रिपोर्टिंग बढ़ी है।
पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में। आपने ये बात बिल्कुल सही कही, अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं। उनको फ्रॉड होने के बाद उनको, या फ्रॉड होने के थोड़ी सी आशंका होने पे भी अगर आपने कुछ ट्रांजैक्शन कर दिए हैं तो आपको कहां रिपोर्ट करना है। और आई थिंक हमारा यही पर्पस यहां रहना चाहिए कि हम उनको और जागरूक करें। जिस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स हमारे सिस्टम को यूज कर रहे हैं हमारे ही अगेंस्ट फ्रॉड करने के लिए, हमें उनको ये जवाब देना है कि हम भी जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी को लेके। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। मेरी कल ही एक मेरे काफी क्लोज मित्र से बात हो रही थी और उनके साथ भी कुछ इस तरीके से हुआ। एक इंडियन आर्मी और के पर्सनल बन के उन्होंने उनको कॉल किया, उनके घर के रेंट पे लेने की बात करी और वो इस तरीके से इमोशनली साइकोलॉजिकली उनके झांसे में आ गए। उन्होंने तुरंत ही ₹1 वैलिडेट करने के लिए ट्रांजैक्शन कर दिया। जैसे ही उनको ये एहसास हुआ शायद वो कुछ गलत कर रहे हैं, और ये जागरूकता जो हम लोग फैला रहे हैं, जो जागरूकता हम लोग आपस में बांट रहे हैं, इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर रहे हैं, उसके वजह से वो एक कदम और आगे बढ़ने से बच गए। सो यहां पे जागरूकता, एक अवेयरनेस क्रिएट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यहां पे ये देखने को मिल रहा है नंबर्स के साथ कि लोग आ रहे हैं आगे। बट हां, जहां एक और नंबर है जहां पे उनके जो फाइनेंशियल फ्रॉड जिनके साथ हुए हैं, उनके जो पैसे हैं उनको वापस नहीं मिल रहे हैं, वहां पे शायद हमें थोड़े से और स्टेप्स लेने पड़ेंगे और इनोवेशन करना पड़ेगा, जिससे कि हम जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको बचा सके और उन लोगों के पैसे उन तक पहुंचा सके। ये पैसे वाली बात पे मैं और आगे जाता हूं, उससे पहले राजशेखर ये बताइए कि ये भी रिपोर्ट कह रही है कि 50% जो क्राइम है वो देश की सीमाओं से बाहर हो रहे हैं। कंबोडिया का नाम आ रहा है, चीन का नाम आ रहा है, तो ये कैसे अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, जो देश के बाहर से जो क्राइम आ रहा है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। वो जैसे कि हमने देखा कि G20 की वेबसाइट पे 1 मिनट में लाखों अटैक हुए। वो डीडोस टाइप का कुछ अटैक है। उसमें क्या होता है, किसी वेबसाइट को हैक करने के लिए या फिर अटैक करने के लिए पर सेकंड बहुत सारे आईपीज से एक साथ में अटैक किया जाता है। उसको डीडोस अटैक बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे आपका पासवर्ड है वो काफी सिंपल है, तो पासवर्ड की एक सीरीज लेके पर सेकंड हजारों लाखों रिक्वेस्ट उस पर डाली जाती है, और जहां भी मैच हो जाता है वहां पे वो सर्वर हैक हो जाता है। और बाहर से अब इसलिए हो रहा है क्योंकि वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा आईपीज हैं, वो प्रॉक्सी आईपीज हैं, वो चाइना देता है, आपका वियतनाम, रशिया में चले जाएं तो जो बड़े हैकर ग्रुप है वहां से आईपीज खरीद के उनके थ्रू हमारे सर्वर्स पे, हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे या फिर हमारे बैंकों की वेबसाइट, अदर जितनी भी पोर्टल्स हैं उनके ऊपर अटैक करते रहते हैं। और जहां पे भी इनको सक्सेस मिल जाती है फिर वहां से वो लोग यूजर्स को चीट करना स्टार्ट करते हैं या फिर उनका डेटा साइबर क्रिमिनल्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। जी, तो ये भी क्योंकि अभी मैंने ये भी सुना है, कई लोगों से ये बात हुई है, कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स भी पड़ी है कि फॉर एग्जांपल अब डिजिटाइजेशन तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो लोकल लेवल पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के अपने वेब एप्लीकेशंस आ गए हैं, उनके ऐप्स आ गए हैं, लेकिन उन्होंने इन दिनों सब शायद होल्ड कर लिए क्योंकि बहुत सारी जगह पे वो साइबर अटैक्स के कारण उनको प्रॉब्लम हो रही है। और लोग अब जो ऑनलाइन चीज़ें करने लग गए थे, टैक्स भरने लग गए थे, प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का बिल और तमाम बिल, वहां पर भी कुछ, खैर मैं उस पर आता हूं, लेकिन उससे पहले पवन दुग्गल साहब, इस रिपोर्ट में एक और बड़ी बात निकल कर आई है। एक तो ये कि हमारा साइबर क्राइम हम कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जहां पर आपने सक्सेस पाई भी, जहां पर आपने अकाउंट को फ्रीज भी कर दिया, पैसे को रोक भी लिया, वहां पर वो बोल रहे हैं कि एक तो वो 10% है टोटल रकम का, 10,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है तो 1,000 करोड़ ही ट्रैक हो पा रहा है। उस ट्रैक होने के बावजूद भी जो एंड यूजर है, जो ठगा गया है, जिसको पैसा गया, वो उस तक पहुंच, उसमें से भी सिर्फ 10% लोगों को पैसे वापस मिल पा रहे हैं। बाकी वो कानूनी कार्रवाई में उलझ जा रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर आना है, कि किसी एजेंसी से अप्रूवल आएगा तब उसे मिलेगा। तो हम एटलीस्ट जो कर सकते हैं उसमें भी अभी हम बहुत ढीले हैं। उसका कारण यह है कि फिलहाल जो कानूनी प्रकरण है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है साइबर क्राइम कन्विक्शन को हासिल करने के लिए। हम लोग काफी प्रोसीजरल एलिमेंट्स को हासिल कर रखे हैं और शामिल कर रखे हैं इन क्रिमिनल साइबर क्राइम प्रोसिक्यूशंस में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है उसको उठाना, उसे प्रिजर्व करना और उसे अदालत में प्रस्तुत करना एक बहुत लंबी यात्रा हो जाती है। और इस यात्रा में अक्सर हम पाते हैं कि खामियां मिलती हैं। पुलिस अधिकारी
या तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को उठा नहीं पाते, उठा पाते हैं तो उसको प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं कर पाते, प्रिजर्व भी कर पाते हैं तो उसे अदालत में अप्रोप्रिएटली प्रोड्यूस नहीं कर पाते, प्रूव नहीं कर पाते। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है अर्जुन पंडित राव खोटकर बनाम कैलाश घोरंटियाल का, जहां पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आपको बहुत महीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को साबित करना चाहते हैं। हमें समझना होगा कि आज भी भारत के पास कोई डेडिकेटेड साइबर क्राइम मौजूद नहीं है, साइबर क्राइम समर्पित लॉ, क्योंकि भारत का जो आईटी एक्ट है वो साइबर क्राइम लॉ नहीं है, और जो भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ साथ भारतीय दंड संहिता है वो भी पूरी तरीके से उभरते हुए साइबर क्राइम को कवर नहीं करती। और अब जो है कोविड-19 के बाद हम एक नए दौर पे घुस चुके हैं जहां पर साइबर क्राइम का गोल्डन युग यानी कि गोल्डन एज शुरू हो चुकी है। अब नए नए प्रकार के साइबर क्राइम उत्पन्न होकर आ रहे हैं, जिसमें आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड जो है टॉप मोस्ट 3 मस्केटियर्स हैं जो सामने नजर आते हैं। तो आपको अपने सिस्टम को ज्यादा सशक्त करना पड़ेगा, कानून को ज्यादा सशक्त करना पड़ेगा, जो वर्तमान कानून है उसे इफेक्टिवली इन्फोर्स करना पड़ेगा, और डेडिकेटेड साइबर क्राइम कोर्ट्स लाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से कन्विक्शंस हो सके और जो व्यक्ति विक्टिम है उसको अपनी जो खोई हुई राशि है वो वापस मिल सके। अभी हम लोग बहुत नाकामयाब हो रहे हैं इस खोई हुई राशि को अल्टीमेटली विक्टिम्स तक पहुंचाने के लिए, और यहाँ पर बहुत जबरदस्त काम करने की आवश्यकता है। राइट। सो ये एक और पहलू है, क्योंकि ये बड़ा दुखद है कि चलिए आपने चोर भी पकड़ लिया, लेकिन वो चोर का पैसा, वो साइबर फ्रॉड तो कुछ मिनटों में हो गया होगा, लेकिन उस पैसे को दिख भी रहा है कि पकड़ लिया गया, लेकिन वापस पाने में भी अभी स्ट्रगल है। ये एक और बड़ी दिक्कत है नितिन साहब। लेकिन देखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योंकि क्योर यहाँ लंबा है। अब इस प्रिवेंशन में हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आप काम करते हैं, शायद वहाँ बहुत हद तक सफलता होगी, लेकिन अब ये जितना फैल चुका है, जितना डिजिटाइजेशन की तरफ हम, अब तो सीबीडीसी भी आ गई है, धीरे धीरे हम और डिजिटल करेंसी, एक्सचेंज, ट्रांजेक्शन इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या करें? क्या सिर्फ अवेयरनेस ही है? तो वो अवेयरनेस तो पता नहीं कब तक आएगी और कैसे आएगी। देखिए विपिन जी, यहाँ पे एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है, और जैसा आपने बोला इंस्टीट्यूशन लेवल पे हम लोग काफी कुछ कर रहे हैं, और यही अवेयरनेस, देखिए जैसे मैं पेमेंट सिक्योरिटी और अगर की मैं स्पेसिफिक बात करूं, स्टैंडर्ड्स की बात करूं, यहां पे हमें स्टैंडर्ड्स का एडॉप्शन बहुत ही आराम से करना है, मतलब स्टैंडर्ड एडॉप्शन रेट को बढ़ाना है। लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हमें बिजनेसेस और नॉर्मल यूजर्स जो सिटीजन होते हैं उनको किस तरीके से इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। सी टिपिकली स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो बिजनेसेस के लिए होते हैं, और मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि अगर हम बिजनेसेस को अपने सिक्योर कर पाए हैं तो हमारे कंज्यूमर ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि हम जब इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, ये बहुत ही टेक्निकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, और इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के बाद ऑर्गेनाइजेशंस इतनी मैच्योर हो जाती है कि उनको यह भी बताया जाता है कि आप अपने एंड यूजर्स को, एंड कंज्यूमर्स को किस तरीके से अवेयर करें कि उनके साथ किस तरीके के साइबर फ्रॉड्स, थ्रेट्स उनके अराउंड लूम अराउंड कर रहे हैं और उनको इंपैक्ट कर सकते हैं। सो यहां पे एजुकेशन बहुत क्रिटिकल है। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को में साइबर सिक्योरिटी, पेमेंट सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आप ये कह रहे हैं, मान लीजिए कि मैं एक एक्स बैंक का यूज करता हूं ऐप, या एक्स कंपनी का यूज करता हूं, तो वो बैंक या वो कंपनी मुझे आगे बढ़कर किसी भी तरीके से, या तो पर्सनल लेवल पे या किसी वीडियो के जरिए या किसी टेक्स्ट के जरिए एक एक्स्ट्रा अप्रोच ले और मुझे बताए कि आपको इन चीजों से ध्यान रखना है। वो सिर्फ ऐसा ना हो कि साल में एक मुहिम चला दी, जैसे वो कई बार चलती है कि हेलमेट पहने, सुरक्षित गाड़ी चलाएं, उससे काम नहीं चलेगा। उससे काम नहीं चलेगा, टिपिकली उससे काम नहीं चलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यहां पे हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर बिजनेस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रख के कंज्यूमर को अवेयर करना बहुत जरूरी है। चलिए, तो अब इस पर आपको अवेयरनेस ही बढ़ानी है, लेकिन फिर उसके कुछ प्रभावी तरीके ढूंढने पड़ेंगे। एक आध बार एक पोस्टर लगा दिया वेबसाइट खोलते हुए कि बी अवेयर ऑफ द फिशिंग या फ्रॉडस्टर से बचिए, शायद उससे काम हो नहीं रहा है। छोटा ब्रेक ले रहा हूं। वो इफेक्टिव तरीके क्या हो सकते हैं? आखिर वो अवेयरनेस का वो लेवल कैसे लाएं जिससे ये फ्रॉड रुके? अगर वहीं पे रुकने हैं तो ये महत्वपूर्ण सवाल रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।
चारों ओर, क्योंकि एक रिपोर्ट है I4C की जो ये कहती है, जो नंबर्स उनके कहते हैं कि 2 साल के अंदर 2021 से 2023 के अंत तक, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की चपत भारतीयों को लगी साइबर फ्रॉड के जरिए, और सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए ही उसमें से वापस लाने की कगार पे आ पाए। लोगों को मिले कि नहीं मिले एक अलग बात है, लेकिन उतने ब्लॉक हो गए। बहरहाल अब यह है कि क्या अवेयरनेस के जरिए ही इस चीज़ को रोका जा सकता है। तो राजशेखर, अगर आप बताएं कि अवेयरनेस और इंडिविजुअल अवेयरनेस ही इसका सबसे बड़ा हथियार है, तो फिर उसका प्रोमिनेंट लेवल कैसे अचीव किया जाए? क्योंकि शायद जिस अवेयरनेस की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उससे काम चल नहीं रहा। क्या तरीका हो? जी, बिल्कुल, अकेली अवेयरनेस से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जैसा कि हमने देखा कि सबसे ज़्यादा रिपोर्ट तो हो ही नहीं पाती हैं। जैसे जो कम टिकट साइज़ का फ्रॉड है, जैसे कि 2,000-5,000 रुपए तक के जो फ्रॉड हैं, वो तो दर्ज ही नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है 1930, सबसे पहले तो 1930 के ऊपर हमें नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे लाइन के, कि उनकी जो वेटिंग टाइम है उसको कैसे कम किया जा सके। अभी तक जो वेटिंग टाइम है वो 10, 15, 20 मिनट, कभी-कभी आधे घंटे तक भी चला जाता है। उसको रिड्यूस करके कम से कम 5 या 10 मिनट तक लेके आएँ, ताकि हाथों हाथ जो पैसा किसी दूसरे अकाउंट में जाता है उसको रोका जा सके। दूसरी तरफ जो हमारी एजेंसीज़ हैं या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, उनको पूरा पावर देना चाहिए, और उनके साथ ऐसा ना हो कि हमारी खुद की पुलिस ही बैंकों के चक्कर काटती घूम रही है कि आज इस बैंक में गए हैं, कल दूसरे बैंक में गए हैं, परसों तीसरे बैंक में गए हैं, और 1 महीने तक पैसा जहां से रोटेट हो रहा है उसको ट्रैक ही नहीं कर पा रहे। उसके लिए भी गवर्नमेंट को प्रेशर डाल के सारे बैंकों के बीच में इंटीग्रेट करके कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि पुलिस इजीली जो पैसे का रूट है उसको ट्रेस कर सके, और साथ के अंदर लोगों की प्राइवेसी को भी नुकसान न पहुंचे, उसके लिए लोग भी पूरा मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद हम देखें तो आज के दिन सबसे ज़्यादा मार्केटिंग कॉल्स आते हैं। अब मार्केटिंग कॉल्स और बैंक के कॉल्स को पहचानना आज के दिन सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि कोई भी मार्केटिंग कॉल आता है तो सबसे पहले इंसान यही बोलता है कि मैं फलाने बैंक से बोल रहा हूँ, मैं एबीसी बैंक से बोल रहा हूँ। कोई ये नहीं बोलता कि मैं बैंक के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। उस पे भी कानून बनना चाहिए कि कॉल करने वाले को पहले अपनी कंपनी का नाम बोलना चाहिए, ना कि बैंक का नाम बोलना चाहिए। बैंक का नाम बाद में बोले, ताकि यूज़र को कम से कम पता हो कि वो किसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है और उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ क्या होगा। उसके बाद में डेटा ब्रीचेस के ऊपर आज भी कोई कंपनी यूजर को इन्फॉर्म नहीं करती है। अगर इन्फॉर्म करे तो यूजर को भी एक अवेयरनेस आती है कि उसका डेटा कहाँ पे जा रहा है और कितना चला गया जी। है। ठीक उसके है, बाद में तो हम देखें तो हाँ, मुझे क्योंकि अब समय मेरे पास कम रह गया, तो मैं कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर पवन साहब से भी पूछ लूँ। पवन साहब, कानूनी तौर पे तो बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन वो अपनी रफ्तार से होगा। आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर एक नेशन वाइड अवेयरनेस प्रोग्राम बड़े स्केल पे, मास स्केल पे अब चलाने का वक्त आ गया है? बिल्कुल समय आ गया है इस तरह की नेशन वाइड आप मास्क अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का। क्यों? क्योंकि आप जब तक लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक लगातार लोग ब्लीड करते रहेंगे साइबर क्राइम से। और लोगों को बताना होगा कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज आपकी सेवा के तत्पर हाजिर है, और उनकी एक नई नोटिफिकेशन है जिसके तहत अगर आप पहले 72 घंटे में अगर आपके बैंक में कोई अनावश्यक ट्रांजैक्शन हुई है, उसकी रिपोर्टिंग लिखत में बैंक को कर देते हैं, तो जितनी भी पैसे आपके गए हैं वो सारे पैसे वापस देने की जिम्मेवारी और भरपाई करने की जिम्मेवारी बैंक की हो जाती है। अधिकांश भारतवासियों को ये नोटिफिकेशन के बारे में नहीं पता है, इसकी वजह से लोग अक्सर अपना पैसा क्लेम नहीं कर पाते। आज देखिए, जब साइबर क्रिमिनल पकड़ा जाएगा वो बात की बात है, अगर आप पैसे अपने को सुरक्षित कर पाएंगे अच्छी बात है, और अल्टीमेटली साइबर सुरक्षा को आपको जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम ये ना सोचें कि सरकार साइबर सुरक्षा के बारे में ध्यान देगी। देखिए, सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन हमें अपने लेवल पर भी साइबर सुरक्षा को हिस्सा बनाना पड़ेगा, जीवन का जागरूक होना पड़ेगा। नीड टू नो बेसिस पर ही चीजें शेयर करनी पड़ेंगी, पैनिक में, डर में आके कुछ चीज शेयर नहीं करनी पड़ेगी, और जहां तक हो सके एडवेंचरस चीजों का हम पालन नहीं करेंगे ऑनलाइन होते हुए, क्योंकि अगर एक बार हमने अपना डेटा दे दिया तो सदैव के तौर पर हम साइबर क्राइम के शिकार होने के संभावित हो पाएंगे। जी, तो फिलहाल तो यही लग रहा है कि पर्सनल लेवल की अवेयरनेस ही सबसे बड़ा टूल है।
आप अवेयर रहिए, क्योंकि आज भी ये बात है कि साइबर क्राइम जो हो रहे हैं उसमें से 90 या 99% साइबर क्राइम आपको बहला फुसला के, वो किसी सिस्टम को ब्रीच करके नहीं हो रहे हैं, आप ही से आपकी चीज़ें जानकर उसको अंजाम दिया जा रहा है। तो अगर आप अपने लेवल पर थोड़ा सा भी अवेयर रहेंगे, थोड़ा सा शक करेंगे कि ये जो व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है, जो मुझसे मांग रहा है, क्या सही है, डर, लालच, इन सारी चीज़ों को अलग रख के थोड़ा सा सोचेंगे तो आप शायद उसे अपने लेवल पे ही रोक लेंगे। लेकिन हाँ, उस पर सशक्त कानून लाना, अपने सिस्टम को अपडेट करना, अपनी जो एजेंसीज हैं उनको उस लेवल पर ले जाना जहां चीज़ें तेज़ी से ट्रैक हो और लोगों को पकड़ा जा सके, जहां से सब कुछ हो रहा है वो भी साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।